Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने विश्व की प्रमुख झीलें पढ़ी थी और दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा था, पल्लव और चोल कालीन शासकों तथा उनके मंदिरों की स्थापत्य कला के बारे में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो साइंस से जुड़ा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर साइंस शुरू करिए। तो आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री से पहला टॉपिक फ्यूल लेके आया हूँ। ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अक्सर इस एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला टॉपिक जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है फ्यूल। तो बच्चों, फ्यूल क्या होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग ईंधन कहते हैं। जिस चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ऐसी चीज़ें जो जलने पे प्रकाश और ऊष्मा देते हैं, उनको हम लोग फ्यूल कहते हैं। चलिए देखते हैं स्लाइड के माध्यम से, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या लेगा, वे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करते हैं, हीट एंड लाइट देते हैं, उन्हें हम ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, बहुत सारी चीज़ें, हाइड्रोजन हो गई, गैसेज हो गई। तो ये सभी क्या हैं, ईंधन। देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। पेट्रोलियम से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, कोयला से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ टेक्निकल टर्म होते हैं कि ईंधन है क्या। तो हम लोगों ने जाना है फ्यूल क्या होता है, और एक अच्छा फ्यूल साइंस की भाषा में क्या, एक आदर्श फ्यूल, आइडियल फ्यूल के क्या गुण होने चाहिए, कि फ्यूल में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए जिसे हमें अच्छा फ्यूल कहें। चलिए देखते हैं आगे स्लाइड के माध्यम से। तो आपके सामने एक स्लाइड आई है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने दी हैं। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चंस आता है तो कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं, आइडियल फ्यूल, एक अच्छा ईंधन कौन सा है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो आप ही सोचिए एक अच्छा ईंधन क्या हो सकता है। एक ऐसा ईंधन, देखिए ईंधन से हमें क्या मिलती है, हीट वैल्यू, कैलोरी ऊष्मा मिलती है। कैलोरी ऊष्मा, तो जो ईंधन हमें मैक्सिमम कैलोरी ऊर्जा देगा वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। और उसका जो एक अगला पॉइंट क्या होता है अच्छे फ्यूल का, उसका जो प्रज्वलन ताप है, इग्निशस पॉइंट, प्रज्वलन ताप, वह निम्न तापमान जिस पर कोई ईंधन जलना शुरू करता है। तो या तो ये ना तो बहुत अधिक होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। फिर उसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए, उसमें नमी की मात्रा कम होनी चाहिए। मीन्स अगर पानी होगा तो अधिक फ्यूल हमारा क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो ऐसा फ्यूल हमारे लिए अच्छा नहीं। दहन का मध्यम वेग का मतलब बहुत तेज़ी से आग पकड़ने वाला भी नहीं होना चाहिए, आसानी से बहुत तेज़ी से ना जल जाए, कि जैसे पटाखा हुआ। अब पटाखे तो हम लोग पटाखे के लिए जलाते हैं, उसका उद्देश्य ही होता है आवाज़ करना और खुशियों में। लेकिन अगर हम गैस सिलेंडर में ऐसी गैस भर दें कि फटाक से लगाया, सिलेंडर खाली, तो रोज़ सिलेंडर ही हम भराते रह जाएंगे। यहाँ तो देखते हैं कि आसानी से बहुत तेज़ी वेग से ना जले, और उसके कास्ट लागत भी कम हो जाए। रोज़ ही हम लोग कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो फ्यूल कैसा होना चाहिए, सभी आदमी सोचते हैं सस्ता मिले, चीप मिले। और अगला उसका दहन जो है, कंब्यूशन उसका कंट्रोलेबल हो, नियंत्रित होना चाहिए, कि हम अगर वो जले तो हम उसके आग को कैसे कंट्रोल कर लें, बहुत आसान उससे कंट्रोल होना चाहिए। तो ऐसे साथ ही साथ उसका हम ट्रांसपोर्टेशन आराम से कर सकें। देखिए परिवहन किसी फ्यूल की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के युग में एक स्थान से दूसरे स्थान को हम ईंधन को भेजते हैं, इसलिए फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिससे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। जैसे अब हम लोग पाइपलाइन के थ्रू, डीजल पेट्रोल है, गैसेज हैं, इनको हम क्या पाइपलाइन के थ्रू कर रहे हैं, जिसको ज्योग्राफी में हम लोग विभिन्न ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और अगला है कि इनका हम अचानक से जलने ना, कि ये अचानक अपने आप न जलने लगे, कैच फॉर स्पॉन्टेनियस ना हो, कि आराम से जलें, कि तेज़ी से आग ना पकड़ें। और इनके भंडारण लागत, कि जहाँ इनको रखा जाए उनकी कास्ट भी कम हो, मीन्स बहुत अधिक खर्चा ना हो कि उनको रखने में हमें। साथ ही साथ ये हवा के साथ अच्छी तरह से एफिशिएंट होकर जलें, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं और हमें बातें याद रखनी है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा गया है कि एक आइडियल फ्यूल क्या होना चाहिए, एक आदर्श फ्यूल क्या होना चाहिए। हमें इन बहुत ही आसान है, बहुत ही मॉडरेट टॉपिक, इनमें से कुछ टॉपिक्स को हम लोग आगे डेफिनेटली एलॉबरेट करके भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो हीट वैल्यू, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है हीट वैल्यू क्या होती है। तो हम किसी फ्यूल के 1 किलोग्राम अगर हम फ्यूल को जलाएं तो उसमें से हमें कितनी कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है, कितना कैलोरी हमें वो ऊष्मा देते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हीट वैल्यू कहते हैं। और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से फ्यूल का हीट वैल्यू सबसे अधिक। तो एक हम सिंपल तरीके से अगर समझें तो सबसे अधिक हीट वैल्यू हमें कौन से देते हैं, जो भी हमारे गैसियस ईंधन हैं, जो भी गैस फॉर्म में होते हैं
उसके बाद जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उसके बाद जो भी सॉलिड होते हैं। तो गैस कौन से हैं, लिक्विड कौन से फ्यूल्स हैं और सॉलिड फ्यूल्स हैं, हम लोग इनको देखेंगे आगे और यहाँ भी समझते हैं। लेकिन इस क्वेश्चंस को हमें याद रखना है। ये टेबल आपको सबसे अधिक कौन हीट वैल्यू देगा, गैसियस फ्यूल, उसके बाद लिक्विड फ्यूल, उसके बाद हमारे सॉलिड फ्यूल। देखते हैं कुछ तो हमने एक टेबल के माध्यम से जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है उसको भी देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, कुछ फ्यूल्स आपके पूछेंगे कि सबसे अधिक हीट वैल्यू किस फ्यूल की होती है, तो हम देखेंगे हाइड्रोजन। अगर हम 1 किलो हाइड्रोजन को जला दें तो हमें लगभग 1,00,000 किलोजूल 1.5 किलो जूल ऊष्मा हमें मिलती है। उसके बाद LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG, मीथेन, उसके बाद पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन और बायोगैस। देखिए, इन पांचों को हमें याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, विशेषकर हाइड्रोजन का क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक कौन। और यहाँ भी अगर इस टेबल में देखें तो हम क्या देख रहे हैं, जो गैसियस फ्यूल्स हैं जैसे हाइड्रोजन, उसका ऊष्मीमान सबसे अधिक है। उसके बाद पेट्रोल गैस, LPG, CNG, मीथेन, ये भी गैस हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल उससे बात। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि हीट वैल्यू गैसियस फ्यूल्स का सबसे अधिक होता है, उसके बाद लिक्विड का और उसके बाद सॉलिड का होता है। बायोगैस उसमें जैसे हम लोग जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है हमारा, कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, कंडे हो गया, इनको जलाने से जो हमें, इनके अपघटन से जो हमें फ्यूल मिलती है, इसको भी हम इलोबरेट करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे आगे सभी टॉपिक। जो भी हम अभी देख रहे हैं केवल एक परिचय के माध्यम से, इन सभी टॉपिक्स को हम विस्तार से आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, इग्निशस टेम्परेचर या प्रज्वलन ताप क्या होता है। हमने पहले ही भी बताया, वह तापमान जिस पर कोई फ्यूल जलना शुरू करता है और ऐसी स्थिति में किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो याद रखना 2 बातें, मिनिमम टेम्परेचर और किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे तापमान पर जिस पर कोई वस्तु या पदार्थ जलना शुरू करते हैं, हमें उस वस्तु का प्रज्वलन ताप कहते हैं। ना तो ये बहुत अधिक होना चाहिए और ना ही ये बहुत कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, मॉडरेट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चंस आया, ये बिल्कुल रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन क्या है कि मतलब कौन सी चीज़ का इग्निशस टेम्परेचर कितना। अब ये नहीं करने लगना डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये सब रट्टा मारने लगे। क्या करना है, कुछ चीज़ों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आके पूछने के लिए कुछ भी पूछा, लेकिन मैंने ये टेबल वहाँ से ली है जो जिन वस्तुओं के इग्निशस टेम्परेचर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर याद हो जाए तो बिल्कुल, लेकिन नहीं है तो जैसे डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इन चीज़ों को, पेपर हो गया, वुड हो गया, इनका किस तापमान पर ये जलना शुरू करते हैं, या फिर घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। तो इस तरीके से अगर आप याद कर सकते हैं इसको तो बिल्कुल याद रखें, नहीं तो कम से कम मैक्सिमम वाला बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन से कंब्यूशन, दहन क्या है। दहन, जिनको सिंपल शब्दों में हम जलना कहते हैं। दहन क्या है, तो कोई भी वस्तु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगे उसे हम कहते हैं। तो दहन एक कैसी प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर जो चीज़ जल जाएगी अपने वापस रूप में नहीं आ पाती है। तो ऐसी प्रक्रिया, दहन कैसी प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। और यह एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। मीन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है, तो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब जब कोई चीज़ का दहन होता है तो क्या होता है, वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैसा दहन, कैसे रिएक्शन है, एक रासायनिक प्रक्रिया है और दूसरा ये एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, दहन के प्रकार, कितने प्रकार के दहन होते हैं। तो दहन 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से, एक त्वरित दहन, एक मंद दहन और एक स्वतः दहन। इंग्लिश में कहते हैं रैपिड कंब्यूशन, स्लो कंब्यूशन और ऑटो कंब्यूशन। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो रैपिड कंब्यूशन का मतलब है रैपिड कंब्यूशन मीन्स कोई भी पदार्थ जो भी आपका है वो क्या होगा, तुरंत जल जाए बहुत तेजी से। तो अब आपसे एग्जाम में इतनी इसकी परिभाषा नहीं आती, कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्या क्वेश्चन है, कौन सा चीज इसमें रैपिड कंब्यूशन का उदाहरण है, मीन्स बहुत तेजी से या त्वरित दहन का उदाहरण है। अब जैसे क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे पटाखे आपके होते हैं, क्रैकर्स, बम, मैच स्टिक, माचिस की तीली।
का जलना। तो अक्सर ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, माचिस की तीली का जलना कैसा दहन है, कैसा कम्बशन है, जलाया तुरंत खत्म। तो माचिस की तीली का जलना ये भी त्वरित है, तुरंत बहुत तेजी से हो गया। पटाखे बम देखे धड़ाम बोल के एक बाप खत्म, बम हो गया। तो ये सब क्या है, रैपिड एक्शन, रैपिड आपका कम्बशन का उदाहरण है। तो इनको ध्यान में रखना है हमें, एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा। दूसरा होता है, और ये एग्जाम में जो काफ़ी पूछता है, स्लो कम्बशन, मंद दहन। मंद दहन मीन्स बहुत धीमे धीमे। तो जो अभी आपका फ्यूल है बहुत तेज़ी से नहीं जा रहा है, वो बहुत धीमे धीमे प्रक्रिया हो रही है। तो इसका आपको एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखना है एग्जाम में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा श्वसन प्रक्रिया, रेस्पायरेशन। तो श्वसन प्रक्रिया सभी मनुष्यों में, जानवरों में होती है, हर तरह के प्राणी में होती है। हम सांस लेते हैं, इंटरनल ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, एनारोबिक। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, चीज़ को बायोलॉजी में देखेंगे क्या कौन कौन सी क्रियाएं हैं, पूरे टॉपिक के रूप में हमारा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है, तो श्वसन प्रक्रिया भी एक प्रकार की दहन प्रक्रिया, क्योंकि इसमें ग्लूकोज स्प्लिट होता है और हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो श्वसन प्रक्रिया भी क्या है, एक रेस्पायरेटरी। लेकिन ये कैसा कम्बशन है, ना तो बहुत तेज़ी से होता है और ना ही बहुत त्वरित हो जाता है। तो ये रैपिड है, ये स्लो कम्बशन का उदाहरण है, बहुत धीमे धीमे होता है, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, अगला है हमारा स्वतः दहन, ऑटो कम्बशन। ये भी याद रखना है, और यहाँ से आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वतः दहन, ऑटो कम्बशन। स्वतः दहन मीन्स हमने कोई प्रयास नहीं किया, चीज़ अपने आप से जल गई। स्वतः मीन्स सेल्फ से, स्वयं जल गई। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे कोई एग्जाम्पल बताइए जो खुद से जल रहे हैं। तो हम जैसे याद ने, हमारा फास्फोरस और हमारा सोडियम। फास्फोरस के वायु के संपर्क में आने पे ये क्या करते हैं, ये वायु के संपर्क में जल जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि फास्फोरस को बचाने के लिए हम किस में रखते हैं, तो इसको हम प्रिजर्व करते हैं पानी में। तो इसको पानी में हम रखते हैं, और सोडियम को केरोसिन में। केरोसिन में रख देते हैं, मिट्टी के तेल में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है कि सोडियम को जलने से बचाने के लिए हम लोग किस में रखते हैं, केरोसिन में, और फास्फोरस को किस में रखते हैं, पानी में प्रिजर्व किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ईंधन, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, ईंधन के प्रकार। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ईंधन कितने प्रकार का होता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम इसको डिवाइड करें तो कई तरह से होता है। कुछ ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। फिर हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। फिर हम लोग जीवाश्म ईंधन पढ़ते हैं, बायोफ्यूल पढ़ते हैं, बायोमास पढ़ते हैं। लेकिन आपको जिस एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, हमें उस एंगल से क्वेश्चन। तो ईंधन के प्रकार हम नॉर्मली क्या बताएंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल जो सॉलिड रूप में हमें मिल रहे हैं वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, सिंपल से। तो आपको एग्जाम में याद रखना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ देता है। जैसे लकड़ी, कोयला, चारकोल, पैराफिन, मोम, ये सब क्या हैं, ये हमारे सब कैसे हैं, सॉलिड अवस्था में हमें मिलते हैं, तो सॉलिड है। और इनके कम्बशन से बहुत सी प्रदूषणकारी गैसें निकलती हैं, पोल्यूटेंट गैसेस रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके जलने से। इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे एक एक स्पेसिफिक। तो यहाँ बस हम लोग सिर्फ इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, कौन से फ्यूल हमारे ठोस फ्यूल हैं। द्रव ईंधन, लिक्विड देखते हैं, जो द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है, उनको हम लोग द्रव ईंधन कहते हैं। जैसे तेल, पेट्रोलियम हो गया हमारा, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब कैसे हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। और गैसियस ईंधन जितने भी गैस के फॉर्म में हैं हमें, ये या गैसीय अवस्था में फॉर्म में रहते हैं, स्टेज में रहते हैं, तो उनको हम गैसियस कहते हैं। जैसे नेचुरल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, गोबर गैस, CNG, LPG। तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इन सभी पे हम लोग क्या करेंगे, इन सभी पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे, पेट्रोलियम गैस पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं कि ये मैं सुनिए सर ने बता दिया, सिर्फ इनके बारे में नहीं बताया। हम इन पे बनने वाले सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, कौन से जलने पर कौन सी गैस रिलीज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा।
हर वो चीज़ बताई जाएगी जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, तो ये हमारा इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अनवीकरणीय, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है नवीकरणीय अनवीकरणीय। हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के चक्कर में ही क्वेश्चन आंसर गलत कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक से शब्दों को पढ़ना है। वो पूछा किसके बारे में है, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या है, कहते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय मीन्स हम जिसको बार बार यूज़ कर सकें, लेकिन जब उसमें अनवीकरणीय लग जाए, नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिसका हम आसानी से बार बार यूज़ नहीं कर पाते। बार बार यूज़ करने का मतलब, क्योंकि ये ऐसे नेचुरली ईंधन होते हैं, प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इनके बनने में, इनके निर्माण होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कई बार तो क्या होता है 650 मिलियन ईयर इनको बनने में लग जाता है। और इनका निर्माण हम में से ही होता है। मीन्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम पेड़ पौधे जीवाश्म जब ये पृथ्वी के अंदर दब जाएं किसी कारण से, ऐसे ना हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, देख रहे हैं कि भूकंप आ जाए, कुछ आ जाए और हम दब गए, तो क्या होगा, जितना अंदर दब जाएंगे हमारे ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर होगा पृथ्वी में, तो हमारा क्या होगा, कार्बनिक चीज़ें, स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाएगा। हमारा जो भी कंपोनेंट है वो हम चेंज हो जाएंगे, तो हम अलग फॉर्म में, कुछ लोग कोयला बन जाएंगे, कुछ लोग हीरा बन जाएंगे, कुछ लोग पेट्रोलियम बन जाएंगे। तो ये सब क्या है, तो ये जिनका हम बार बार, और इनको बनने में लाखों वर्ष, इतना ज़्यादा समय लगता है कि हम इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए। और इनमें क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसलिए जब ये जलते हैं तो हमें एनर्जी देते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या रखना है, इनके जो भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे अनवीकरणीय सोर्स में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी कोयला हमारा, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सभी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, इस पर हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी पे, नाभिकीय ऊर्जा पे। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नाभिकीय ऊर्जा कैसा है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो हमें क्या बताना है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसको बनने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको फॉलो कर लेंगे, उनके लिए मटेरियल मैंने पूरा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट। नवीकरणीय, नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल मीन्स जिनका हम बार बार बहुत जल्दी यूज़ कर सकें। और कौन से सोर्स है जिनका, ये भी नेचुरल होते हैं, और हमें इनको हम लोग अक्षय, हिंदी में एक वर्ड है तो अक्षय, जिनका क्षरण नहीं होता, मीन्स होता है लेकिन हम बार बार इनका यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके बनने में उतना समय नहीं लगता है जितना हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बनने में लगता है। देखिए, हमारे लिए अगर हम कहें कि इसमें एग्जांपल पहले देख लें, तो जितने हमारा जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और हमारी बायोमास, टाइडल एनर्जी, तो ऐसी जितनी भी एनर्जीज हैं हमारी, जिसका हम बार बार यूज़ कर लेते हैं, वो सभी हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। आसानी से यूज़ करेंगे, इन सभी पे हम लोग काम करेंगे। बाकायदा एक सोलर एनर्जी को पढ़ेंगे, वाटर एनर्जी, हाइड्रोलिक पावर को भी पढ़ेंगे, हम विंड एनर्जी को पढ़ेंगे, हर एस्पेक्ट से क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक शब्द बायोमास, बायोमास क्या होता है, जैविक ऊर्जा, एक टेक्निकल टर्म है। जितना भी हमारा कृषि और मानव अपशिष्ट, तो जितना भी हमारा एग्रीकल्चर ह्यूमन वेस्ट मटेरियल होता है, अब जैसे काऊ डंग हो गया, गोबर हो गया, हमारा मलमूत्र हो गया, खेतों में जितने भी खरपतवार, पत्तियाँ होती हैं, और बायोगैस प्लांट इसी से जुड़ा हुआ, तो हम लोग देखेंगे इसको बाकायदा फिगर से पढ़ेंगे, उसको देखेंगे पूरी संरचना किसने खोज की। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये सोचना, सिर्फ देखना कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको फॉलो करेंगे, स्लाइड को। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स, जीवाश्म मीन्स जीव का अंश हैं ये। अभी मैंने कहा ये भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे,
क्योंकि इनको बनने में हमें बहुत लंबा समय लगता है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के इनका अंदर होता क्या कि वही फिर चीज़ मैं क्या, क्योंकि ये कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी के अंदर दबेंगे चीज़ें, पेड़ पौधे जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं, बहुत अधिक तापमान और दाब पे इनका स्वरूप बदल जाता है और ये हमें गैस, पेट्रोल इनके रूप में, हमें कोयले के रूप में मिलते हैं। चलिए, और बहुत लंबा समय लग जाए तो फिर वही चीज़ है, पेट्रोलियम, कोयला। तो आपको जीवाश्म ईंधन के उदाहरण याद रखने, फॉसिल्स फ्यूल बिल्कुल याद रखना, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे डीपली। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉसिल्स फ्यूल्स इंग्लिश में, इंग्लिश के बच्चों फॉलो करेंगे स्लाइड को, आगे देखते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कोयला से बनते हैं, कोयला, तो नाम है कोयला, तो कोयला क्या है, बताओ भाई कोयला क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन आंसर हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हम उसके बारे में एग्ज़ाम में पढ़ के नहीं जाते हैं। तो कोयला क्या है, एक ऑर्गेनिक मिक्सचर है, कार्बनिक मिश्रण हिंदी में कहेंगे, ऑर्गेनिक मिक्सचर है। क्या, किस चीज़ का मिक्सचर है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये एक मिश्रण है, इन 3 जटिल कंपाउंड का मिश्रण है, और इसे जलने पे हमें ऊर्जा मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि कोयला कहाँ प्राप्त होता है, कैसी चट्टानों में मिलता है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स, औषधि चट्टानों में प्राप्त होता है। औषधि चट्टानें लेयर टाइप रॉक्स होती हैं, इनको परतदार चट्टानें कहते हैं, क्योंकि इन्हीं परतों के बीच में जब हमारे जीवाश्म दफन हो जाते हैं, बरीड बन जाते हैं, तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण इनका स्वरूप चेंज हो जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला कैसी चट्टानों में मिलता है, तो औषधि चट्टानों में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वर्ड हिस्ट्री से आया हुआ है कि किस ईंधन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण को बढ़ाने में मदद की, तो वो कौन सा था, कोयला। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आपसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई, किस देश से, तो हमें पता लगाना है इंग्लैंड। इंग्लैंड से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, 1770 AD ईस्वी। तो अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं आएगा 1717, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, तो 1770 किस में आएगा, 17 या 18 में, तो ये 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में चला जाएगा। तो ये याद रखना, ये भी याद, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हम गलत कर देते हैं। कुछ लोग 17वीं लगा दें 1770, लेकिन 1701 से लेकर 1799 कहाँ आएगा, 18th सेंचुरी में। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का। औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में बड़े बड़े उद्योग लगे, तो उस समय वहाँ पर जो एनर्जी का मेन सोर्स था, वो हमारा कौन सा था, कोयला ही था। इसके अलावा क्वेश्चन जो बनता है हमारा कि कोयला क्या है, क्या ये बहुत क्रिस्टल फॉर्म में होता है, बहुत हार्ड होता है, जैसे ऐसे तो देखा जाए हम हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं, बहुत कठोर होता है, लेकिन रासायनिक दृष्टिकोण से ये कठोर नहीं है, बहुत पोरस होता है, सॉफ्ट होता है, और ये एमॉर्फस है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि कार्बन का वो कौन सा रूप है जो एमॉर्फस रूप में होता है, जिसका कोई निश्चित सर्टेन फिक्स क्रिस्टली स्ट्रक्चर नहीं होता, तो हमें आंसर क्या देना है, कोयला। कोयला एक ऐसी चीज़ है एमॉर्फस कंडीशन में हमें मिलता है, और कोयले को हम बहुत यूज़फुल रहा है, तो इसका एक मेटाफर दे देते हैं ब्लैक डायमंड, कि काला हीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ब्लैक डायमंड हम किसे कहते हैं, कोयले को। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे फॉलो करेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ को आगे बढ़ते हैं। तो कोयला कितने प्रकार का होता है, और हमने यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में यहाँ पे। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा। अच्छा, पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि किस आधार पे हम कोयले को डिजाइन, तो उसमें उपस्थित कार्बन, क्योंकि कार्बन ही है, उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पे हम 4 प्रकार का कोयला कहते हैं, एंथ्रासाइट, बेटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे अधिक कार्बन किस में है, जैसा कि हमें दिख रहा है, सबसे अधिक हमारा एंथ्रासाइट में होता है, लगभग 90 से 95। कुछ देखिए, हो सकता है जो मैंने परसेंटेज दिया है आपको अलग अलग किताबों में 1-2 में, अब मैंने 90 से 95 का, हो सकता है किसी में 97 है, ठीक है, 60 से मैंने 65 का, तो हो सकता है 57 से 63 मिल जाए। तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके आसपास का ही आपको लगाना है,
ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो आपको ये परसेंटेज इनका याद रहना चाहिए कि कितना कार्बन। तो एंथ्रासाइट्स में हमारा मिलता है 90 से 95%, सबसे अच्छा कोयला है, आपको पता है, सुपीरियर क्वालिटी कोयला है, और ये सबसे हार्ड कोयला भी होता है एंथ्रासाइट, और ये ब्लैक कोयला भी होता है, क्योंकि कार्बन की जितना अधिक होगा वो उतना ही काला दिखेगा हमें। बिटुमिनस में कोयले की कार्बन की मात्रा 75 से 80% के बीच में होती है, तो ये उससे थोड़ा कम अच्छा होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कोल, घरेलू कोयला। याद रखना बच्चों, डोमेस्टिक कोल कौन सा है, घरेलू कोयला कौन सा है, बिटुमिनस। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल याद रखना, घरेलू कोयले के रूप में कौन सा प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला मिलता है, तो बिटुमिनस, याद रखना। विश्व में सर्वाधिक कोयला कौन सा पाया जाता है, तो अभी आपका आंसर क्या होगा, बिटुमिनस। ठीक है, और भारत में भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा किस्म का कोयला भारत में मिलता है, तो हमारे दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम, बिटुमिनस। तो कौन सी प्रजाति का कोयला मिलता है, बिटुमिनस। हाँ, भारत में एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में कोयला कौन सी चट्टानों में मिलता है सबसे अधिक। तो याद रखना कि भारत में 98% कोयला गोंडवाना, अगर आप एग्जाम्स के पेपर को देखते हैं जीएस का, तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होता है कि सबसे अधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में, विच टाइप ऑफ सीरीज ऑफ रॉक्स इंडियन कोल्स आर अकर्स। तो हमें क्या बताना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% कोयला भारत का मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसे क्या कहते हैं, डोमेस्टिक कोयल भी कहते हैं थोड़ा। और ये जलने पर धुआं का नहीं देता, जलता है लेकिन धुआं नहीं देता। तो धूम रहित कोयला तो जलता है लेकिन धुआं रहित है, तो वो भी कौन सा है, बिटुमिनस। तो हमें ये चीज़ याद रखना है। लिग्नाइट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसे हम ब्राउन कोल कहते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 60 से 70% के बीच में होता है, तो काफ़ी अधिक मॉइस्चर देता है। और पीट सबसे चीपेस्ट कोयला, सबसे घटिया कोयला। ठीक है, तो सबसे घटिया कोयला कौन सा है, पीट। भूरा कोयला कौन सा है, लिग्नाइट। घरेलू कोयला कौन सा है, बिटुमिनस। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट। ठीक है, इन चीज़ों को कार्बन की मात्रा और हीट वैल्यू, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है उसमें ही सबसे अधिक हीट वैल्यू होगी। हमें बिल्कुल रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए, इस जगह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा कोयला सबसे अधिक प्रदूषण करेगा। तो हम याद रखेंगे ABLP। अगर हम अपने अल्फ़ाबेट के लेटर्स को भी अगर क्रम में देखें तो A पहले आता है, B उसके बाद में आता है, L उसके बाद में आता है, P सबसे बाद में आता है, इन चारों में। ठीक है, तो पहले A आएगा, हमें मालूम है, A एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अब देखिए, कई एंगल से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रदूषण सबसे अधिक कौन करता है, कोयला। कौन सा कोयला सबसे अधिक प्रदूषण करेगा। तो ऑब्वियस है, अगर हम पोल्यूशन के एंगल से देखें तो सबसे अधिक प्रदूषण कौन करेगा, जिसमें सबसे अधिक वेस्ट मटेरियल होगा, कार्बन की मात्रा। तो हम कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सबसे जलने पर सबसे कम प्रदूषण कौन सा कोयला करेगा, एंथ्रासाइट। उसके बाद कौन करेगा, बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर क्यों कि आपसे क्वेश्चन रहेगा धुआं आदि सेम, कि कौन से कोयला जलने पर बहुत अधिक धुआं है, नमी, मॉइस्चर, सेम। मॉइस्चर किसमें कब देगा, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम। ठीक है, तो अब मॉइस्चर के प्रदूषण से, एंगल से, धुआं से। हीट वैल्यू आपके सामने है, हीट वैल्यू अगर पूछेगा तो उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, तो कुछ क्रम तो याद रखना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हमें देखना, तो आप लोग इसको नोट कर देंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, रटना नहीं है। अगर हमें कार्बन की मात्रा याद है तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन की मात्रा जितनी अधिक उतनी अधिक हीट वैल्यू, और उतना कम धुआं उतनी कम नमी। ठीक है, इसी में देखते हैं एक चीज़ जो क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि जब किसी कोयले खान की हम माइनिंग की जाती है, उसकी खुदाई की जाती है, माइनिंग की जाती है, तो सबसे ऊपर कौन सा कोयला होता है।
निर्माण की दृष्टि से, फॉर्मेशन, तो कौन सा कोयला सबसे पहले बनता है, तो सबसे ऊपर बनता है, तो सबसे ऊपर हमें मिलता है, तो हमें याद रखना है जो सबसे अच्छा होगा नीचे होगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ऐसा क्वेश्चन है हुआ है। तो सबसे पहले किसी कोयला खान को खोदा जाता है, सॉरी खुदाई की दृष्टि से, माइनिंग की दृष्टि से, खुदाई कि कोई कोयला खान को खोदा जाए तो सबसे पहले कौन सा कोयला हमें प्राप्त होगा, पीट, फिर उसके नीचे लिग्नाइट, फिर उसके नीचे किसकी परत होगी, बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। लेकिन अगर ये कहा जाए निर्माण की दृष्टि से, तो खुदाई की दृष्टि से ऊपर से नीचे, और फॉर्मेशन की दृष्टि से कि कोयला बना, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस क्रम में कोयले का निर्माण हुआ पृथ्वी के अंदर, तो सबसे नीचे, तो सबसे पहला कौन सा कोयला बना था, तो एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। आपको एक टेबल है, बहुत ज़्यादा रटना कुछ नहीं है, अगर आप उसकी फितरत को समझ लें, ठीक है। तो निर्माण हम नीचे से करेंगे, खुदाई में ऊपर से नीचे आएंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एराइज होते हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि भारत में भूरा कोयला मीन्स कौन सा हो गया, लिग्नाइट। भारत में लिग्नाइट, देखिए हमने क्या कहा 98% कोयला कैसा है, बिटुमिनस है, तो ये तो हर जगह मिल रहा है हमें भारत में, लेकिन लिग्नाइट कोयला कहाँ मिल रहा है, तो लिग्नाइट कोयला बहुत ही फेमस खान है, नेवेली की खान, और ये किस राज्य में है, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछेगा नेवेली माइंस कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, कौन से किसके लिए फेमस है, तो हमें बताना है लिग्नाइट किस्म का कोयला कहाँ मिलता है, नेवेली की खान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आगे देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे करंट से भी आ जाते हैं। करंट का मतलब कौन से देश कोयला का शीर्षस्थ उत्पादन है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, भारत में कोयला सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, 5 हमने उत्पादक देशों के नाम लिखे हैं। तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो नो डाउट चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरा अमेरिका, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और 5वां इंडोनेशिया। 5 नहीं याद होते हैं तो कम से कम 3 याद रखें, 3 नहीं याद होते तो कम से कम 2 याद रखें। तो पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएसए, चौथा ऑस्ट्रेलिया, 5वां इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये विश्व के 5 बड़े कोयला उत्पादक देश हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी किस देश की है या कौन सी है, तो किस देश की कंपनी है, भारत की, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड फरवरी से विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन कर रही है। और अभी हाल ही में हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया कि प्राइवेट सेक्टर भी कोयले के खनन में, माइनिंग्स में शामिल कर लिया गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम बहुत ही जल्द विश्व में सबसे बड़े उत्पादक देश भी बन जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतना कोयला हम उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं पूरी एफिशिएंसी से, ठीक है। तो हाँ, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, झारखंड नो डाउट। और भारत में कोयले की सबसे बड़ी खान कौन सी, झरिया खान सबसे बड़ी माइंस है, और झरिया खान कहाँ है, तो ये भी झारखंड में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कोल के बारे में। तो बच्चों इसका अगला पार्ट मैं आगे लेके आऊँगा। आज फ्यूल के फर्स्ट टॉपिक को, हम फर्स्ट पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। पर्याप्त मटेरियल आपको मिल गया है। देखिए आज का टॉपिक हमारे बहुत सिंपल रहे हैं, आगे भी सिंपल होंगे, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बार बार पढ़िए। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इसरो एकेडमी के डिस्कशन ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे क्वेश्चन को टैग करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे संपर्क करिए, वहाँ कमेंट करिए, और हमें बार बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। क्योंकि आपके शेयर्स, आपके सब्सक्रिप्शंस और लाइक ही हमारे प्रोत्साहन को बढ़ावा देते हैं, और हमारा पूरा उद्देश्य होगा कि कुछ भी छूटने ना पाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक हम लोग यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।